का बोर्ड एग्जाम के लिए पूरा टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। सेकेंड बैच 10 तारीख को लॉन्च होगा। सो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर ग्रेविटेशन का पिछले कई सालों में आए हुए सभी क्वेश्चंस को मैं विद सॉल्यूशन आपको रिवाइज करवा के देने वाला हूं, जिससे गाइस ग्रेविटेशन का बोर्ड एग्जाम के लिए पूरा टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। एंड गाइस, अगर इन सभी चीजों को आपने ध्यान से सुन लिया तो अगर इसमें क्वेश्चन मॉडिफाई करके भी आया ना तो इसी से रिलेटेड आएगा और आप बहुत आराम से चीजों को लिख लोगे। एंड चाहते हो गाइस कि ऐसे ही मैं बाकी चैप्टर का भी बना के फटाफट दूं, तो इस वीडियो का टारगेट लाइक मैं 1000 रखता हूं एंड 500 कमेंट का। और गाइस, एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, सबसे पहले आप कौन से चैप्टर का चाहते हो, पर मैं चाहूंगा मैं लाइन वाइज जाऊं तो हर चैप्टर का मैं आपको प्रोवाइड करवा पाऊं। तो गाइस कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताओ। और गाइस 10 तारीख को हमारे दंगल बैच का सेकंड बैच की लॉन्चिंग है। आप सभी को बताना चाहूंगा, ऑलरेडी फर्स्ट बैच कंटिन्यू बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया, फर्स्ट बैच ऑलरेडी कब का बंद हो चुका है। सेकंड बैच 10 तारीख को लॉन्च होगा एंड 25 से हमारे लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे मजेदार तरीके से। और उस 1 मंथ के अंदर गाइस मजा आ जाएगा। आप लोगों को पता है जैसे कि साइंस और मैथ पूरा लाइव पढ़ाया जाएगा। मैं एंड राहुल सर आपको ऐप पे लाइव पढ़ाएंगे एंड जो लैंग्वेजेस है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में ऑलरेडी उन बच्चों को मिल चुका है और जो बच्चे 10 तारीख को परचेस करेंगे उनको भी मिल जाएगा विथ नोट्स के साथ गाइस। तो चलो बस उतना पढ़ लिया, काम हो गया। चलो, एक्सप्लेन व्हाई द वैल्यू ऑफ जी चेंज इफ वी गो इनसाइड द अर्थ। अगर अर्थ के हम अंदर जाते हैं तो क्यों जी की वैल्यू डिक्रीज होती है गाइस, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलो थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये हमारा अर्थ है, एक्चुअल अर्थ का रेडियस मान लो इतना है और अर्थ का मास इतना है। पर जैसे ही मैं अगर मान लो इस पोजीशन पे पहुंचा, मैं डेप्थ में जा रहा हूं, मैं नीचे जा रहा हूं, मैं यहां पहुंचा, अब मेरे इस कंडीशन के लिए मेरे लिए जो अर्थ का मास है वो अब अर्थ का मास इतना सा रह जाएगा, कम रह जाएगा, और अर्थ का रेडियस भी इतना सा रह जाएगा। मतलब कहने का मतलब, जब मैं डेप्थ में गया तो अर्थ का मास भी कम हो गया और साथ में उसका रेडियस भी कम हो गया। मास एज वेल एज डिस्टेंस दोनों डिक्रीज हो गया। तो कैलकुलेशन के हिसाब से अगर मैं देखता हूं, G इक्वल टू gm/r², गाइस यही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है। तो इस कंडीशन के अंदर मास एज वेल एज डिस्टेंस दोनों डिक्रीज हो रहा है। और मैथ के कैलकुलेशन के हिसाब से तो आपको सिंपल सी बात ये चीजें पता है कि जब ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर दोनों अगर डिक्रीज होता है तो रिजल्टेंट वैल्यू भी अपने आप क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसीलिए गए जब हम डेप्थ में जाते हैं तो मास एज वेल एज डिस्टेंस दोनों डिक्रीज, और दोनों डिक्रीज होने की वजह से कंबाइंड इफेक्ट ऑफ जी विल आल्सो डिक्रीजेस। इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और यही चीजें गाइस यहां हमने लिखा है, जिसको आप बहुत आराम से बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। मैं चाहूंगा इसका एक स्क्रीनशॉट फटाक से ले लो। अब चलो आगे। अगला दूसरा क्या है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इट्स मीन इट्स मास इज कांस्टेंट। इसमें क्या लिखा हुआ कि वेट प्लेस टू प्लेस चेंज होता है जबकि मास कांस्टेंट होता है। अरे सही बात है ना यार, कैसे सही है? पहले फॉर्मूला हम देख लेते हैं। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी। ओके, मास तो हर जगह कांस्टेंट होता है, बट प्लेस टू प्लेस अगर अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ की बात करूं, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ की बात करूं, डेप्थ की बात करूं, तो हर जगह जी की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। इक्वेटर पे जी की वैल्यू अलग होती है, दोनों पोल्स पे जी की वैल्यू अलग होती है। चलो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से जरूर पूछना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाना, मैं देखना चाहूंगा कितने बच्चों का फोकस है। बताओ मुझे, जी की वैल्यू इक्वेटर पे मैक्सिमम होती है या मिनिमम होती है? पोल्स पे मिनिमम होती है या मैक्सिमम होती है? अगर जिन बच्चों को इसका आंसर नहीं पता है तो मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा ग्रेविटेशन का ओनली 20 मिनट्स का वीडियो है, एक बार जरूर जाके देखना, और वो देखने के बाद फिर आके आप जरूर इसका आंसर लिख के जाओगे। तो जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर जरूर मुझे देना। तो गाइस बस मैं इतना बताना चाहूंगा, देखो इक्वेटर पे बात कर ले या दोनों पोल्स की बात कर ले, दोनों जगह वैल्यू ऑफ जी क्या होता है, चेंज होता है। तो वैल्यू ऑफ जी हर जगह चेंज होता है। बट अगर मैं मास की बात करूं, ये मास की बात करूं, इवन प्लेस तो छोड़, अगर प्लैनेट भी चेंज करते तो भी मास की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो गाइस अपने को क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि वेट प्लेस टू प्लेस चेंज होता है बट मास कांस्टेंट होता है। सही बात है, सही बात है, क्योंकि वेट किससे बनता है, मास इनटू ग्रेविटी से। और ग्रेविटी क्या होती है, प्लेस टू प्लेस क्या होता है, चेंज होता है। ग्रेविटी प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, और ग्रेविटी के प्लेस टू प्लेस चेंज होने की वजह से ओवरऑल हमारा वेट भी क्या हो जाता है, चेंज होता है। एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। मान लो किसी बंदे का मास 5 है और वहां ग्रेविटी जैसे एग्जांपल 10 है, तो ये 5 ऐसा क्या हो गया, 50 हो गया। अब उसी बंदे को मैं ऐसी जगह पे लेके गया, मास चेंज नहीं होता पर ग्रेविटी चेंज हो गई है। ग्रेविटी मान लो 5 है तो 5 5 ऐसा कितना हो गया, 25।
तो देखो गाइस ग्रेविटी चेंज होने की वजह से, तो प्लेस टू प्लेस ग्रेविटी चेंज होने की वजह से उसका ओवरऑल वेट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, क्योंकि वेट किससे बनता है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो गाइस फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। आप गाइस देखो सेम टू सेम, देखो इसी के जैसा क्वेश्चन आगे 2022 में भी है, इसलिए मैंने बोला कि अगर चीजों को आप मेन बेसिक चीजों को समझ लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ, वेल द वैल्यू ऑफ जी बी द सेम एवरीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। क्या जी हर जगह सेम होता है? अरे भाई बिल्कुल सेम नहीं होता, अभी तो सर ने बताया था। चलो यहां हम बात कर लेते, सबसे पहले ये फॉर्मूला देख लो, gm/r²। और मैंने आप सभी को बोला है कि एक बार अगर जिनको इसमें कंफ्यूजन है, एक बार मेरा ओनली 20 मिनट्स वाला वीडियो देख लो। अब बोलोगे यार सर मजा आ गया, सर मुझे लग रहा था इतना डिफिकल्ट कुछ नहीं, अपने से ही लिख लोगे 4 पॉइंट। तो g=gm/r²। अब गाइस इसके अंदर ये दोनों के बीच में रिलेशन देखोगे ना, तो एक ऊपर है एक नीचे है, और ये रिलेशन अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहलाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, जहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगा वहां ये डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और जहां ये कम हो रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहां डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे एग्जांपल, चलो इशारा में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर तो मैं ऑलरेडी दे देता हूं। अपना जो अर्थ है वो प्रॉपर स्पीयर शेप में नहीं है, ओवल शेप में रहता है। तो ये देखो बीच वाला पार्ट इस तरह से रहता है और ये बीच वाले पार्ट में इक्वेटर है। अब इक्वेटर पे डिस्टेंस ज्यादा होता है, डिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है, और डिस्टेंस ज्यादा होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब यहाँ कम होता है। वही अगर मैं पोल की बात करूं तो यहाँ डिस्टेंस कम है, इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। यहाँ देखो, यहाँ भी बात कर लो, यहाँ भी बात कर लो, यहाँ क्या है, डिस्टेंस कम है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ऑलरेडी वहीं लिखा हुआ है इस पोल्स पे ये होता है और इक्वेटर पे ये होता है। पोल्स पे देखो डिस्टेंस कम होता है इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखो ज्यादा है, और वही अगर मैं इक्वेटर की बात कर लूं तो इक्वेटर के ऊपर डिस्टेंस ज्यादा होता है इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम है कंपेयर टू पोल्स। तो भाई यही है, अगर मैंने बोला ना इक्वेटर पे डिस्टेंस ज्यादा रहता है और जैसे जैसे हम ऊपर ऊपर बढ़ते जाते हैं डिस्टेंस कम होने लगता है, और डिस्टेंस कम होने लगता है तो मतलब क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी मैंने बता दिया, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका भी इनडायरेक्टली मैंने आंसर दे दिया। अगर जितना इशारों में समझ लिया होगा तो वो समझ ही गया है। समझ कर समझ को समझो, समझ मेरी समझ है, समझ कर जो ना समझा मेरी समझ में वो ना समझ है। चलो गाइस, अब मास और वेट के बीच में, मास कितना अमाउंट ऑफ मैटर उस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट है उसको मास कहते हैं, और जो वेट होता है गाइस, वेट एक तरह का फोर्स होता है, या तो सिंपल सा इसका डेफिनेशन आप ये भी बोल सकते हो, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये पहला पॉइंट आपका हो गया। इसके बाद गाइस मास हर जगह सेम होता है, चेंज नहीं, हर जगह सेम होता है, और जो वेट होता है वो लोकेशन वाइज क्या होता है, चेंज होता रहता है। क्योंकि वेट किससे बनता है ऑलरेडी मैंने बताया, मास का जो यूनिट है वो केजी है, वेट एक तरह का फोर्स होता है इसलिए इसका जो यूनिट है वो न्यूटन है। मास एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन थोड़ी, आप अपने दोस्त से पूछोगे बता तेरा भाई तेरा मास कौन से डायरेक्शन में निकला हुआ है, ऐसा थोड़ी पूछोगे। मास के लिए बस एक नंबर काफी है, उसने 20 kg बोल दिया या 100 kg बोल दिया तो आपके दिमाग फिट हो जाएगा, इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी है। और वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि गाइस वेट मैंने बताया एक तरह का फोर्स है इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद गाइस मास कैन नेवर बी जीरो, वेट बिकम जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, वेट जीरो हो जाता है। वेट जीरो क्यों होता है इसका रीजन मैं बता रहा हूं। देखो जैसे हम नीचे जाते हैं और सेंटर पे आते हैं तो सेंटर पे डिस्टेंस बिल्कुल कम हो गया और मास भी बिल्कुल कम हो गया। देखो G=gm/r²। अब डेप्थ में आ गया, डेप्थ में आया तो यहाँ मास, अब मैं मेरे लिए अर्थ बस इतना सा ही है ना के बराबर, तो यहाँ मास भी जीरो हो गया और डिस्टेंस अब मेरे लिए इतना ही बचेगा, इतना ही, तो ये भी जीरो हो गया। तो ओवरऑल क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये ऊपर नीचे जीरो हो गया तो मतलब जी की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो हो गई, और जी की वैल्यू जीरो अगर यहाँ पुट करूँ तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या होगी, जीरो हो गई। तो वेट क्या होता है, जीरो होता है। कब जीरो हो जाता है, जब अर्थ के सेंटर पे जाएंगे, जो कि बहुत बस सोच सकते हैं होना, मतलब अर्थ के सेंटर पे जाना ना, आप समझ सकते हो आप। सो गाइस अब देखो एक और केपलर फर्स्ट लॉ, केपलर सेकंड लॉ, केपलर थर्ड लॉ, बहुत प्यारे तरीके से मैंने सिखाया है, फिर भी बता देता हूं कि जो हमारे प्लैनेट का जो ऑर्बिट होता है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है।
और इलिप्स के हम पास हमेशा दो फोकस होता है, सन किसी दो फोकस में से एक फोकस पे सिचुएटेड होता है। ये केपलर का फर्स्ट लॉ है। वैसे गाइस केपलर के तीनों लॉ मैंने अपने से सिखाया बहुत अच्छी तरीके से, आप जाके देख सकते हो। दूसरा गाइस मैंने ये बस याद दिलाया था कि बस ये याद रखो, सिर्फ इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, बाकी आप डिटेल में जाके देख लेना। केपलर थर्ड लॉ के लिए गाइस मैंने बस ये दिखाया था, द स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल पीरियड, ये वाला टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। जब भी प्रोपोर्शनल के साइन को हम हटाते हैं तो दो चीजें लगती है, इक्वल और कांस्टेंट। ओके, अब मुझे केपलर कांस्टेंट फाइंड करना, तो इसको डिवाइड में ले लो, ये मल्टीप्लाई इक्वल के साइड आके डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया तीनों लॉ। फ्री फॉल, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोंग, बस ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है तो उसको बोलते हैं फ्री फॉल। और ट्रू फ्री फॉल बस किस में पॉसिबल है, वैक्यूम में पॉसिबल है। ओके, ट्रू फ्री फॉल बस किस में पॉसिबल है, वैक्यूम में पॉसिबल है। और इसके लिए मैंने बहुत सारे कंडीशन बताए हुए, अगर आप जाके देखोगे, इनिशियल ऑब्जेक्ट, इनिशियल स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट या इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या चाहिए, 0 चाहिए गाइस। ओके, क्योंकि 0 ही रहेगा ना तभी रिलीज करूंगा ना, और धीरे धीरे इसकी स्पीड क्या होती है, इंक्रीज होती है। और इसके स्पीड को अपोज कौन करता है, आप सभी को पता है कि इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स एयर के अंदर रहता है, और इस पार्टिकल से फ्रिक्शन की वजह से इसकी स्पीड धीरे धीरे क्या होती है, जब नीचे जाता है तो पहले के कंपैरिजन में ये उसके मोशन को अपोज करता है। कौन, एयर पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल जब नीचे गिरता है। इसलिए अगर ट्रू फ्री फॉल अपने को परफॉर्म करवाना है तो बस वैक्यूम में ही होगा, और वैक्यूम में अपना क्या होगा आप समझ रहे हो। तो गाइस ये अब आगे स्टेट न्यूटन्स यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। गाइस सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बातें कर लेते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, क्योंकि पहला क्वेश्चन अपना यही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर मैं बात कर लूं तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स अगर समझ लोगे तो नीचे क्वेश्चन आप आराम से लिख लोगे। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये दो ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच दोनों के जो मास है उनका प्रोडक्ट करना है। तो एक को हम स्मॉल एम भी ले सकते हैं, कैपिटल एम भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, जो एक को कैपिटल ले लो, एक को स्मॉल ले लो, या तो एक को M1 ले लो, एक को M2 ले लो, दोनों का मतलब सेम ही है। तो मैं यहाँ इस तरह से ले लेता हूँ, एंड दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको स्क्वायर करना है। जैसे ही मैं प्रोपोर्शनल के साइन को हटाऊंगा, ये जो आ गया यही है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G। ओके, अब गाइज हमें क्या करना है पता है, हमें कुछ और क्वेश्चन दिया हुआ है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज इज ट्रिपल्ड, ये दोनों के बीच के डिस्टेंस को अगर मैं ट्रिपल कर देता हूं, ओके, ये हमारा समझ लो फर्स्ट। अब कंडीशन दिया हुआ है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज ट्रिपल्ड, हाउ विल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम चेंज। अगर मैं डिस्टेंस को ट्रिपल करूंगा तो फोर्स कितना चेंज हो जाएगा, तो नया फोर्स बनेगा। तो मैं एफ डैश ले लेता हूं। अब मैंने क्या किया, डिस्टेंस को ट्रिपल किया है। अब ध्यान दो अच्छे से, डिस्टेंस को मैंने क्या किया, ट्रिपल किया है। डिस्टेंस को ट्रिपल किया है, ये देखो, चलो ये कर देते हैं। अब देखो क्या हो गया ये, तो ये GM3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और साथ में ये D स्क्वायर। अब अगर आप फोकस करोगे तो ये फॉर्मूला फिर से कहीं दिख रहा है, ये वाला, ये कहीं से तो दिख रहा है, ये देखो GMM/D, मतलब ओरिजिनल फोर्स। तो मैं इसके जगह पे ऐसा भी लिख सकता हूं, ये 9 नीचे है, मतलब 1/9, और ये GMM/D स्क्वायर, ये क्या है, F है। तो गाइस अगर मैं डिस्टेंस को ट्रिपल करता हूं तो जो नया फोर्स रहेगा वो कितना टाइम रहेगा ओरिजिनल फोर्स के कंपैरिजन, 1/9 ऑफ ओरिजिनल फोर्स, 1/9 ऑफ ओरिजिनल फोर्स, ये याद रखना। अब गाइस दूसरा, इसको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो जो मैंने करवाया। अब इसके बाद, अरे जी ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब दूसरा एक और कंडीशन अपने को दिया हुआ है। क्या कंडीशन दिया हुआ, what will happen to the gravitational force if the mass of one of the object is doubled। अगर मैं किसी एक मास को डबल कर देता हूं तो बताओ कितना हो जाएगा, नया फोर्स कितना हो जाएगा। फिर से नया फोर्स निकालना है। अब एक किसी मास को मैंने डबल कर दिया मतलब आगे 2 लगा दो, 2 लगा दिया, तो GMM/D स्क्वायर। अब फिर से देखो गाइस ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये ओरिजिनल, तो F डैश ऑफ 2F। तो कहने का मतलब अगर मैं मास को डबल करता हूं तो जो नया फोर्स बनेगा वो ओरिजिनल फोर्स के कंपैरिजन में डबल हो जाएगा। बस सिंपल सा है। ओके, देखो लिखा हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स विल बिकम ट्वाइस द इनिशियल फोर्स, मतलब ओरिजिनल फोर्स। बहुत सिंपल तरीके से गाइस। इसके बाद ना न्यूमेरिकल्स है,
जो अगर आप लोगों का इस पे प्यार मिला तो ये पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड एग्जाम में जिस तरह के पूछे जाते हैं, मैं पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स एक झटके में करवा दूंगा। अरे आप बोलोगे तो पूरे 10 के 10 चैप्टर, 10 के चैप्टर में तो न्यूमेरिकल नहीं है। जितने चैप्टर में निकल न्यूमेरिकल्स है, फर्स्ट चैप्टर में न्यूमेरिकल है, हीट में न्यूमेरिकल है, लास्ट वाले चैप्टर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में न्यूमेरिकल्स है, ये सभी मैं एक झटके में करवा दूंगा। लेंसेज के अंदर जो न्यूमेरिकल है एक बार में करवा दूंगा, बस आप लोग को प्यार मिलना चाहिए गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।